अधातु एवं उनके यौगिक। हाइड्रोजन की खोजकर्ता कौन है? तो हाइड्रोजन की खोजकर्ता हो जाएंगे कैवेंडिश। कैन में रखो इसको, हाइड्रोजन को अच्छे से बंद करके, तो हाइड्रोजन की खोजकर्ता हो जाएंगे कैवेंडिश। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व कहा जाता है? तो इसलिए तो इसको कैन में बंद करके रख रहे थे ना। तो हाइड्रोजन को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व कहा जाता है। कौन सा तत्व है जो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? हाइड्रोजन। अरे भैया बहुत ज़्यादा पाया जाता है, आवारा तत्व है और कैन में रखना पड़ता है। तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन। वह तत्व जो कि अम्लों के आवश्यक तात्विक घटक है। कौन सा है? तो अम्लों में कुछ हो ना हो, ई वाला तत्व जरूर होगा, तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन। अम्लों में आवश्यक तात्विक घटक है हाइड्रोजन। वह कौन सा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार दोनों ही एक समान होते हैं? परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों ही एक समान होते हैं, वो हो जाएगा हाइड्रोजन। फिर आता है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन के होते हैं 3 समस्थानिक। कौन से हैलोजन का प्रयोग करके पीड़ाहारी की तरह किया जाता है? तो हम ऐसा हैलोजन का प्रयोग करते हैं जो कि पीड़ाहारी की तरह प्रयोग किया जाता है, तो वो हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन हैलोजन पीड़ाहारी की तरह प्रयोग किया जाता है। फिर आता है पराध्वनिक जेट। किस प्रकार प्रदूषण प्रदान करता है? तो यह जो O3 है, ओजोन परत है, उसको पतला कर देता है। तो जो पराध्वनिक जेट होते हैं यह किसको प्रदूषित करते हैं? तो जो ओजोन परत है उसको पतला करके। पायराइट अयस्क को जलाने से कौन सी गैस मिलती है? तो हम यदि पायराइट अयस्क को जलाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। पायराइट को जलाने पर हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर क्या प्राप्त होगा? तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जलती है तो जल प्राप्त होगा। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? जब वनस्पति घी मतलब डालडे को बनाया जाता है तो हम इसमें हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजनीकरण किया जाता है उसका, है ना। खाना पकाने के तेल को किस विधि के द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित करते हैं? तो वही तेल को घी में परिवर्तित कर रहे हैं। या फिर जो हमारा नॉर्मल खाने वाला तेल है उसको हम डालडे में परिवर्तित कर रहे हैं, तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा इसको परिवर्तित किया जाता है। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी हो जाएगी? तो पैलेडियम। हाइड्रोजन इतना फैला हुआ है पूरे ब्रह्मांड में, सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, तो पैदल नहीं चल सकता बेचारा, क्योंकि पैलेडियम इसको क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा। तो हाइड्रोजन को अवशोषित करने वाली धातु कौन सी हो जाएगी? पैलेडियम हो जाएगी। पैलेडियम और प्लेटिनम की समान धातुएं विशेष परिस्थिति में हाइड्रोजन को बहुत अधिक आयतन अवशोषित कर लेती हैं। धातु द्वारा अवशोषित हाइड्रोजन क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है अधि आधारित हाइड्रोजन। तो देखो पैलेडियम देख लिया हमने कि हाइड्रोजन को अवशोषित करता है, ऐसे ही जो प्लेटिनियम है वो भी क्या करता है? हाइड्रोजन को अवशोषित कर लेता है, लेकिन ये बहुत सारी मात्रा में हाइड्रोजन को अवशोषित कर लेता है। तो हाइड्रोजन को अवशोषित किया गया जो हाइड्रोजन है वो अधि आधारित हाइड्रोजन कहलाता है। नेक्स्ट आता है जल एक उत्तम विलायक है क्योंकि इसका डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक अधिक होता है। जो जल है वह क्या है? एक उत्तम विलायक, मतलब अच्छे से जल्दी किसी को भी विलायक कर देता है, अच्छा विलायक है, क्योंकि यह डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक अधिक है, क्योंकि इसका डाई स्थिरांक अधिक है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो जब इतने सारे ब्रह्मांड में नाइट्रोजन है तो डायरेक्ट तो पौधे लेते नहीं होते, वरना नाइट्रोजन ही नहीं बचती, तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में परिवर्तित करके लेते हैं। तो पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति समाप्त हो जाएंगी तो किस गैस की कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की। यदि सारे पेड़ मर जाएं तो क्या कम हो जाएगा? ऑक्सीजन कम हो जाएगी। जलती हुई सीख को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाने पर क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा भैया, क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और उसमें होगी नहीं। तो जलती हुई बत्ती को यदि हम नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाएंगे तो वह बुझ जाएगी। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों के वेरू को किस में रखा जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है, क्योंकि बहुत ठंडी होती है वो, तो द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। जो कृत्रिम गर्भाधान वाले बैलों के वीर होते हैं उनको रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन में। नेक्स्ट आता है वातावरण में सबसे ज़्यादा प्रचुर गैस कौन सी हो जाएगी? नाइट्रोजन। तो पूरे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन है, लेकिन ब्रह्मांड में हाइड्रोजन है, लेकिन वायुमंडल में जो हमारा वातावरण है इसमें पाई जाती है नाइट्रोजन, क्योंकि ठंडी होती है। फ्लैश बल्ब में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार
रखा जाता है, तो जो फ्लैश बल्ब होते हैं इसमें क्या रखा जाता है, मैग्नीशियम के तार रखे जाते हैं। तो किसकी उपस्थिति में रखे जाएंगे, नाइट्रोजन की उपस्थिति में, क्योंकि ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती। तो फ्लैश बल्ब में नाइट्रोजन गैस का वायुमंडल बनाया जाता है, उसमें मैग्नीशियम के तार को रखा जाता है। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी हो जाएगी, नाइट्रोजन। जो विद्युत बल्ब होते हैं उनमें भी कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, तो रदरफोर्ड हो जाएंगे, रदरफोर्ड। नाइट्रोजन की खोजकर्ता रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। फिर आते हैं क्रायोजेनिक द्रव कौन सा होता है, तो जो क्रायोजेनिक द्रव होता है वह द्रव नाइट्रोजन होता है। क्रायोजेनिक द्रव नाइट्रोजन होता है। बढ़ते हुए पौधों को किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, तो नाइट्रोजन की। यदि कोई पौधा बढ़ रहा है लेकिन बढ़ नहीं पा रहा अच्छे से, मतलब नाइट्रोजन की कमी है, बढ़ते हुए पौधे के लिए नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक कौन सा होता है, तो NCl3। NCl3 नाइट्रोजन का विस्फोटक भी बन जाता है, तो वह कौन सा यौगिक हो जाएगा जो विस्फोटक के द्वारा प्रयोग किया जाएगा, तो NCl3। किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है, यूरिया। तो कौन सा ऐसा उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, यूरिया में। फिर आता है आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो NO। यदि आकाश में बिजली चमकेगी तो क्या होगा, NO गैस बनती है या उत्पन्न होती है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनने के समय कौन सी गैस उत्पन्न होती है, जब प्रकाश रासायनिक जो धूम कोहरा बनता है तो उससे नाइट्रोजन ऑक्साइड बनती है। क्या बनती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। मतलब नाइट में ऑक्सीजन नहीं आती, नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्यों, क्योंकि प्रकाशी रासायन धूम कोहरा बन जाता है, तो कौन सी गैस बनेगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तड़ित के कारण कौन सी प्रक्रिया होती है, तो तड़ित के कारण नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनती है। मतलब तड़ित मतलब बिजली, बिजली करके क्या बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा या नाइट्रोजन बनेगी। नाइट्रोजन गैस नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, क्यों बनता है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या करती है, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है। एक सामान्य वायुमंडलीय गैसीय प्रदूषण को उस समय बहुत उपयोगी पाया जाता है जब वह शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। इससे हृदय रोग की चिकित्सा होती है और इसमें आश्चर्यजनक ड्रग वियाग्रा विकसित हुआ है। इसकी खोज पर वैज्ञानिकों के द्वारा 1998 पर औषधि विज्ञान में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। वह कौन सी गैस थी, तो वह थी नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये क्या कहा गया है, तो एक ऐसी सामान्य वायुमंडलीय गैसीय प्रदूषण है, उस समय बहुत उपयोगी पाया गया है जब यह शरीर की कोशिका में उत्पन्न होता है। इससे हृदय की जो रोग है उसकी चिकित्सा की जा सकती है। यह आश्चर्यजनक जो ड्रग है वह वियाग्रा विकसित हुआ है और यह 1998 में पता चला था। इसमें नोबेल पुरस्कार ही मिला था। तो कौन सी गैस थी, ये नाइट्रिक ऑक्साइड थी। फिर आता है डॉक्टरों के द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली हास्य गैस कौन सी हो जाएगी, मतलब लाफिंग गैस कौन सी हो जाएगी, तो नाइट्रस ऑक्साइड। एनेस्थीसिया के रूप में जो हास्य गैस दी जाती है वो नाइट्रस ऑक्साइड है। सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस कौन सी हो जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड। जो सोडा वाटर खोलते हैं फिर से जो गैस निकलती है वह कार्बन डाइऑक्साइड होती है। गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाकर डबल रोटी बनाने से वह स्पंजी तथा कोमल हो जाता है। क्यों होता है लेकिन ये, तो क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वह गैस को मतलब जो रोटी है वह उसको स्पंजी बना देती है, कोमल बना देती है। तो आटे की गैस में हम ईस्ट मिलाकर उसको सॉफ्ट और स्पंजी बनाते हैं। क्यों बनाते हैं या कैसे बन जाती है, तो कार्बन डाई गैस उसमें उत्पन्न हो जाती है। कौन सा गैस पौधा घर प्रवाह पर ज़्यादा असर डालती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव पर सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन डालता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। काली काली है, काला काम करती है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए और ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी कौन हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। सोलर सेल में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख पदार्थ कौन से हो जाएंगे, जो सोलर सेल है उसमें जो पूरी परत लगी होती है, बहुत सारी सेल लगे होते हैं, वो किससे बने होते हैं, सिलिकॉन से बने होते हैं। ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है, सिलिकॉन। जो ट्रांजिस्टर होते हैं उसमें भी क्या लगा होता है, सिलिकॉन लगा होता है। संगणकों की आईसी चिप प्रायः किसके बने होते हैं, तो वो भी सिलिकॉन के बने होते हैं। जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें जो आईसी चिप होती है वो किससे बने होते हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं। कृत्रिम हीरा के नाम से हम किसको जानते हैं, तो सिलिकॉन कार्बाइड से। भैया इस सिलिकॉन को देख के भाई कार वाले लेके मत निकल जाना, नहीं, बल्कि ये क्या है, नकली हीरा है। तो कृत्रिम हीरे के रूप में किसको जाना जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड को जाना जाता है। क्वार्ट्ज
किससे बनता है? तो जो क्वार्ट्स है वह कैल्शियम सिलिकेट से बना है। किससे बना है? कैल्शियम सिलिकेट से। क्वार्ट्स किससे बना होता है? कैल्शियम सिलिकेट से बना होता है क्वार्ट्स। जो क्वार्ट्स है इससे कौन से दो तत्व होते हैं? तो वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन। तो क्वार्ट्स बनता किससे है? कैल्शियम मतलब सिलिकेट से। और जो क्वार्ट्स है इसमें दो प्रमुख तत्व होते हैं, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। सिलिकॉन ऑक्सीजन इसमें तत्व होते हैं और बना होता है कैल्शियम सिलिकेट से। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला जो प्रमुख घटक है वो कौन सा है? तो वह सिलिका है। जो बहुत प्रकार के कांच होते हैं उसे बनाने में जो ज़रूरत होती है, कौन सा तत्व मुख्यतः आवश्यक होता है, वह हो जाएगा सिलिका। सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोली की एवं चूर्ण रूप की औषधि की बोतल में अक्सर पाई जाती है, क्योंकि सिलिका जेल नमी सोखती है। तो सिलिका जेल अक्सर जो हमारे ऑर्डर वगैरह आते हैं, कुछ सामान अपन मंगाते हैं, बुक्स मंगाते हैं, तो उसमें भी या जो बॉटल्स होती हैं उसमें भी अक्सर मतलब सिलिका डली होती है। क्यों डली होती है? क्योंकि जो सिलिका होती है वह नमी को सोख लेती है। नाइट्रोजन गैस हवा से हल्की होती है, भारी तो हल्की होती है, इसलिए तो जो नाइट्रोजन के गुब्बारे होते हैं वह हवा में उड़ जाते हैं। फॉस्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप कौन सा हो जाएगा? तो पीला या श्वेत फॉस्फोरस। जो फॉस्फोरस है सबसे ज़्यादा क्रियाशील किस में होता है? श्वेत या पीले फॉस्फोरस के रूप में यह सबसे अधिक क्रियाशील होता है। दिया सलाई के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें होता है लाल फॉस्फोरस। लाल होती है ना उनका, जो दिया सलाई की बत्तियां होती हैं, तो दिया सलाई के निर्माण में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। हड्डी और दांतों में लगभग 50% क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। तो जो हमारी हड्डियां दांत होते हैं इनमें 50% तक क्या पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। अम्लीय वर्षा का क्या कारण होता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों क्रिया करते हैं और ये अम्लीय वर्षा बनाते हैं। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड क्रिया करके अम्लीय वर्षा बनाते हैं। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो अम्लीय वर्षा क्या करती है? स्टोनों का क्षरण कर देती है, इसे स्टोन कैंसर कहा जाता है, अम्लीय वर्षा। अमोनिया में क्या उपस्थित होता है? जो अमोनिया है इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है। अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों उपस्थित होते हैं। हावर विधि के द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है? अमोनिया का। जो हावर विधि है उससे हम क्या बनाते हैं? इससे बनाया जाता है अमोनिया, जिसमें क्या होता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है। हावर विधि के द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक या कैटलिस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो लोहा इसमें प्रयोग किया जाता है, इसलिए तो हैवी हो जाता होगा ना। तो हावर विधि के द्वारा अमोनिया बनाया जाता है और इसमें कैटलिस्ट के रूप में लोहे का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया का एक क्षारीय गुण बताइए। तो इससे जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। जो अमोनिया है ये क्या करता है? इसका जो जलीय विलयन होता है वह लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या करता है? लाल को नीला में परिवर्तित करता है। अमोनिया का क्षारीय गुण ये क्या करता है? लिटमस पेपर को लाल से नीला कर देता है। जल में आसानी से घुलनशील गैस कौन सी हो जाएगी? तो अमोनिया हो जाएगी। तो जल में आसानी से घुल जाएगी अमोनिया। कौन सी घुलती है? अमोनिया सबसे जल्दी गैस घुल जाती है। घरेलू प्रशीतक में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक को प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे घरेलू प्रशीतित होते हैं इनमें सामान्यतः कौन सा प्रशीतक यूज़ किया जाता है? अमोनिया। पीतल के बर्तन की कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले गर्म बर्तन की सफाई करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं किसका होता है? तो अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बना होता है। जो पीतल के बर्तन होते हैं उनकी कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए जो प्रयोग किया जाने वाला अमोनियम क्लोराइड होता है, उस चूर्ण से निकलने वाला एक धुआं होता है, वह कौन सा होता है? तो उसमें होती है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआं होता है। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है और गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ श्वेत धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सी हो जाएगी? तो NH3। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है
गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ श्वेत धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सी होती है? तो NH3 है। हावर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण के लिए प्रयुक्त दशाएं कौन कौन सी हैं? तो उच्च दाब और निम्न ताप। हावर विधि के लिए उच्च दाब, बहुत ज़्यादा प्रेशर, और निम्न टेम्परेचर की आवश्यकता होती है अमोनिया निर्माण के लिए। अम्लराज एक्वारेजिया में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात कितना होता है? तो 1:3 होता है। जो अम्लराज है, एक्वारेजिया है, इसमें नाइट्रिक अम्ल और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसका अनुपात होता है 1:3। फॉस्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? P4। फॉस्फोरस का अणुसूत्र होता है P4। फॉस्फोरस का सबसे स्थायी अपर रूप क्या हो जाएगा? तो लाल फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का एक स्थायी अपर रूप कौन सा हो जाएगा? लाल फॉस्फोरस। युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो PS3 का। जो युद्ध है इसमें धुएं का पर्दा बनाने के लिए PS3 का प्रयोग किया जाता है। किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? तो ऑक्सीजन प्राणवायु है। अब आते हैं ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ये की थी पीस्टले के द्वारा। पीस्टले, प्लीज़ ले लो भैया, प्राणवायु है तो ऑक्सीजन की खोज की है पीस्टले के द्वारा। कौन सा एक तत्व है जो कि अणुचुंबकीय होता है? तो ये ऑक्सीजन होता है। अणुचुंबकीय कौन है? ऑक्सीजन है। मानव को जीवन देने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है? तो जल से आती है। हम बोलेंगे भैया ऑक्सीजन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो जल से उत्पन्न हुई है। गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैस के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? तो बिल्कुल ऑक्सीजन ले नहीं सकते भैया, नसें फट जाएंगी, तो इसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसमें हीलियम मिलाया जाता है। तो गोताखोरों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण दिया जाता है। दमा, जो अस्थमा वगैरह होते हैं, उनके रोगी को वायु के स्थान पर क्या दिया जाता है? तो उनको भी ऑक्सीजन और हीलियम दी जाती है। जो अस्थमा पेशेंट होते हैं उनके लिए वायु के स्थान पर HE और O2 का मिश्रण दिया जाता है। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन गैस का मिश्रण क्या होता है? ऑक्सीजन और हीलियम का होता है। फॉस्फोरस के अपर रूपों में कौन स्फुरदीप्त का गुण प्रदर्शित करता है? तो श्वेत फॉस्फोरस। जो फॉस्फोरस के अपर रूप हैं इनमें से सब खुद ही स्फुरदीप्त मतलब स्वयं ही जल जाता है। तो कौन सा श्वेत फॉस्फोरस है? जो स्वयं ही जल जाता है। श्वेत फॉस्फोरस कास्टिक सोडा के गर्म एवं सांद्र विलयन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो फॉस्फीन बनाता है। क्या बनाता है? फास्ट क्रिया करके फॉस्फीन बनाता है। श्वेत फॉस्फोरस कास्टिक सोडा के गर्म एवं सांद्र विलयन से अभिक्रिया करके फॉस्फीन बनाता है। मानव अस्थि का मुख्य तत्व क्या होता है? फॉस्फोरस होता है। जो मानव अस्थि है उसका प्रमुख तत्व होता है फॉस्फोरस। पक्षियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह भरपूर होता है फॉस्फोरस से। जो पशु पक्षी होते हैं या मुख्यतः पक्षी होते हैं उनकी हड्डियों का उर्वरक बनाया जाता है। उस उर्वरक में भरपूर मात्रा में होता है फॉस्फोरस। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। जो शीशा होता है इसके संचयन वाले जो सेल होते हैं उसमें अम्ल का प्रयोग किया जाता है और वही होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है? तो H2SO4। रसायन उद्योग में तेजाब या जो मूल रसायन है वह कौन सा हो जाएगा? H2SO4। कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलने के समय मतलब सहायक नहीं होती और जो अंडों जैसी गंध भी आती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ऐसी गैस जो कि स्वयं तो जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती है, जलाने में सहायक नहीं होती और इससे अंडे की जैसी गंध आती है, तो ये हो जाएगी हाइड्रोजन सल्फाइड। हटो जल्दी से सब लोग, क्योंकि ये जल तो रही है लेकिन जला नहीं रही, तो स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती और अंडे की जैसी गंध आती है, हाइड्रोजन सल्फाइड। चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल में किस गैस की उत्पत्ति के कारण होता है? H2S के कारण। चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल की H2S के कारण होता है।
पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय घोल में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को प्रवाहित करने पर घोल का रंग कैसा हो जाता है? तो हरा। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसके अम्लीय घोल में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को प्रवाहित करने पर घोल का रंग कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। ऑक्सीजन गैस में जलती हुई साठी ले जाने पर क्या होता है? तो यह तेज़ी से प्रज्वलित हो जाएगी। तो ऑक्सीजन गैस है, इसमें जलती हुई हम साठी को लेके जाएंगे तो वह और ज़्यादा प्रज्वलित हो जाएगी, तेज़ी से प्रज्वलित हो जाएगी। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ऑक्सीजन और ओजोन क्या होते हैं? दोनों ही एलोटोप्स हैं। कौन से हैं? एलोटोप्स हैं। भैया ऑक्सीजन नहीं है तो हम भैया ओजोन तो नहीं चलेंगे, भैया ए लो। ऑक्सीजन नहीं तो ए ले लो, नहीं ले सकते ना, तो एलोटोप्स हैं ऑक्सीजन और ओजोन। कौन सी गैस पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन में से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है? तो ऑक्सीजन। तो पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन से गुजारने पर यह बादामी घोल बनाती है, तो ये कौन सी हो जाएगी? ऑक्सीजन हो जाएगी। और लाओ पायरोग्रेलोल के क्षारीय विलयन में इसको गुजारेंगे तो क्या बनाएगी? ये बादामी घोल बनाती है, ऑक्सीजन। किसके इस्तेमाल के फलस्वरूप वातावरण की ओजोन परत का क्षरण होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जितना प्रयोग करेंगे ओजोन परत उतनी क्षरित होती जाएगी। पृथ्वी की सतह से ऊपर ओजोन परत किससे बचाव प्रदान करती है? तो पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन गैस में किस तरह की गंध होती है? तो सड़ी मछली की जैसी होती है, इसलिए जब हम जहाज में जाते हैं तो मछलानी स्मेल आती होगी लोगों को, है ना, क्योंकि दोनों ही स्ट्रेटोस्फेयर में हैं। तो ओजोन गैस से कैसी गंध आती है? सड़ी मछली की तरह। गंधक या जो सल्फर का अणुसूत्र है वह क्या है? तो S8 है। जो गंधक है, सल्फर है, उसका अणुसूत्र है S8। गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक की वलय जैसी संरचना बनाते हैं? तो 8 ही बनाते हैं। उबलती हुई गंधक को ठंडे जल में डालने पर प्राप्त होता है प्लास्टिक गंधक। यदि उबलता हुआ गंधक सल्फर है, हमने उसको जल्दी से ठंडे पानी में डाल दिया, क्या हो जाएगा? प्लास्टिक गंधक बन जाएगा। किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? तो वो SO2 के द्वारा होती है। अम्ल वर्षा औद्योगिक क्षेत्र में होती है SO2 के द्वारा। वायु में इसकी अधिकता होने पर पौधे की पत्तियां काली पड़ जाती हैं। यदि वायुमंडल में SO2 की अधिकता है तो पत्तियां काली पड़ जाएंगी। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में मुख्य रूप से क्या होता है? SO2 होता है। जो ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस होती है, धुआं होता है, उसमें किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? SO2 की। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर विलयन का रंग कैसा हो जाएगा? हरा हो जाएगा। तो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसके विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर विलयन का रंग हो जाएगा हरा। एक शुष्क सेल में मुख्यतः किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। एक शुष्क सेल में मुख्यतः हम इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है शुष्क सेल में। रसायनों का सम्राट या किंग ऑफ केमिकल्स कौन होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। सारे केमिकल्स को भगा देगा, जला देगा, साफ़ कर देगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? किंग ऑफ केमिकल है। कसीस का तेल किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। किंग है भैया, इसलिए कसीस का तेल कहा जाता है। ऑयल ऑफ विट्रोल कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। ओलियम किसे कहा जाता है? तो सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है ओलियम। तो और लिया, इतना सारा धुआं हो रहा है, तो सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल ओलियम किसे कहा जाता है? सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। चीनी पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर वह झुलस जाती है। इस प्रक्रिया में चीनी का क्या होता है? तो वह निर्जलीकरण हो जाता है। तो चीनी पर यदि हम सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देंगे और वह झुलस जाएगी, इससे चीनी पर क्या होगा? तो उसका निर्जलीकरण हो जाएगा। कैरो अम्ल के नाम से कौन जाना जाता है? तो H2SO5 कैरो। H2SO4 कसीस और ये कैरो H2SO5 कैरो अम्ल के नाम से जाना जाता है H2SO5। मार्शल अम्ल के नाम से कौन जाना जाता है? तो H2O8
O8 के नाम से जाना जाता है मार्शल अम्ल। माशाल्लाह, क्या नाम है? H2O8 H2S2O8 मार्शल अम्ल के नाम से जाना जाता है। कौन सा हैलोजन तत्व है जो कि जिनोन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? तो फ्लोरीन जाएगा, जिनोन से जाके मिल जाएगा, जान पहचान बनेगा और बहुत सारी यौगिक बनाएगा। तो कौन सा हैलोजन तत्व है जो कि जिनोन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? तो फ्लोरीन। टफ्लॉन में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। टफ्लॉन में पाया जाता है फ्लोरीन। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 17 होती है। तो क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 17। क्लोरीनीकरण क्या है? तो क्लोरीनीकरण संदूषित जल में क्लोरीन की थोड़ी मात्रा में मिलाना। तो संदूषित जल है, जो पॉल्यूटेड जल है, उसमें क्लोरीन की थोड़ी सी मात्रा मिलाना क्या कहलाता है? क्लोरीनीकरण कहलाता है। किसका प्रयोग व्यंजन में किया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग हम व्यंजक में करते हैं। किस हैलोजन सदस्य का प्रयोग कीटाणुनाशक में किया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग करते हैं कीटाणुनाशक में। कौन सा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो ब्रोमीन एक ऐसा तत्व है जो कि सामान्य ताप पर कैसा होता है? द्रव अवस्था में होता है। अम्ल वर्षा में साधारणतः किसकी अधिकता होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सबको साफ कर रहा था ना, अम्लराज है ये, नहीं अम्लराज नहीं, किंग ऑफ केमिकल्स है। तो अम्ल वर्षा में सबसे ज़्यादा मुख्यतः क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है? कार्बन। जो शर्करा है शक्कर है और उसमें हम सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देंगे तो उसका पहले तो निर्जलीकरण हो जाएगा और दूसरा क्या होगा? इससे हमें कार्बन प्राप्त होगी। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। तो जो हमारा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल होता है उसको कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम क्या होता है? म्यूरिएटिक अम्ल। क्या होता है? म्यूरिएटिक अम्ल। बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है ना, मुझसे भी, है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम क्या होता है? म्यूरिएटिक अम्ल होता है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? वही हाइड्रोजन फ्लोराइड का। जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है इसलिए कांच के इसमें नहीं रखते हैं क्योंकि यह रिएक्ट करता है उसके सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। और जो कांच पर यदि लिखना होता है तो इसके लिए हम हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग करते हैं। भूपर पट्टी पर सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाता है? एस्टेटीन पाया जाता है, इसलिए एक्स्ट्रा नहीं है ये, है ना, एक्स्ट्रा भाव खाएगा ये। तो भूपर पट्टी पर सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाता है? एस्टेटीन पाया जाता है। अक्रिय गैस अन्य तत्वों से अभिक्रिया क्यों नहीं करती? क्योंकि इनमें पूर्णतः युग्मित स्थायी कोश होते हैं। तो जो अक्रिय गैसें होती हैं वह भी कभी भी किसी से अभिक्रिया नहीं करती क्योंकि यह पूर्णतः युग्मित स्थायी कोश होते हैं इनके पास। उत्कृष्ट गैसें निष्क्रिय क्यों होती हैं? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है तथा इनका आयनन विभव अधिक होता है। जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं वह निष्क्रिय होती हैं, मतलब अक्रिय गैसें होती हैं वह निष्क्रिय होती हैं क्योंकि जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह स्थायी होता है और इनका आयनन विभव अधिक होता है। वायुयान में टायरों में भरने वाली गैस का प्रयोग किया जाता है कौन से? हीलियम का। तो वायुयान के जो टायर होते हैं इसमें कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। हीलियम के नाभिक में क्या होता है? तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण के लिए किसको गुब्बारे में भरने में प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम को। जो मौसम विज्ञान से संबंधित प्रेक्षण किए जाते हैं इसमें गुब्बारों में भरा जाता है हीलियम गैस। यहाँ पर कुछ यौगिक दिए गए हैं, उनका स्रोत दिया गया है कि हम उनको प्राप्त कैसे करते हैं, उनको औद्योगिक निर्माण कैसे किया जाता है और उनका प्रयोग किस में किया जाता है। तो पहले आता है सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या है? किंग ऑफ केमिकल्स है। इसे हरा कशीश कहा जाता है जो कि प्राकृतिक रूप में मिलता है, हरा कशीश। लेकिन यदि हम इसको प्रयोगशाला में लैब में बनाना है तो हम इसको कैसे बनाएंगे? तो सीसा कक्ष या जो लेड चैम्बर होते हैं या फिर संपर्क विधि के द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाया जा सकता है। पेट्रोलियम के शोधन में इसका प्रयोग करेंगे। कई प्रकार के विस्फोटक बनाने में, रंग एवं औषधि बनाने में और संचायक बैटरी बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? हरा कशीश है। इसको संपर्क विधि या फिर सीसा कक्ष के द्वारा बनाया जा सकता है। इसका प्रयोग हम विस्फोटक बनाने में, पेट्रोलियम को शोधन करने में, रंग, औषधि एवं संचायक बैटरी बनाने में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है नाइट्रिक अम्ल। इसका नॉर्मल इसको हम फैक्ट्री
फिटकरी और सूरा कहा जाता है। यह सॉल्ट पेपर और वर्कलैंड आइड प्रक्रम के द्वारा बनाया जाता है। औषधियाँ बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। उर्वरक बनाने में, फोटोग्राफी में और विस्फोटक पदार्थ होते हैं उनको बनाने में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग, नाइट्रिक होता क्या है, तो नॉर्मल ये फिटकरी और सूरा में पाया जाता है नाइट्रिक अम्ल। इसको हम बनाते हैं कैसे, भूल गए, सॉल्ट पेपर एवं वर्कलैंड आइड प्रक्रम के द्वारा बनाया जाता है। औषधि उर्वरक बनाने में, फोटोग्राफी में और विस्फोटक पदार्थ बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। रंग एवं औषधि बनाने में और अम्लराज बनाने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। HCl का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में, रंग औषधि बनाने में और अम्लराज बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है एसिटिक अम्ल। फलों का रस बनाने में और सुगंधित तेल से यह प्राप्त होता है एसिटिक अम्ल। इसको एसिटिली से और सिरका से प्राप्त किया जा सकता है लैब में। इसको विलायक के रूप में, एसीटोन बनाने में, खट्टे पदार्थ बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो एसिटिक अम्ल हमें मुख्यतः फलों से और सुगंधित फूलों से, तेल से प्राप्त होता है। इसको एसिटिलीन से और सिरका से बनाया जा सकता है। इससे बनता क्या है, तो ये इससे विलायक बनते हैं। एसीटोन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है और जो खट्टे खाद्य पदार्थ होते हैं इससे बनते हैं। नेक्स्ट आता है फॉर्मिक अम्ल। लाल चींटी में होता है प्राकृतिक रूप से, बर और जो बिच्छू वगैरह होते हैं इनमें होता है। इसको लैब में नहीं बना सकते। जीवाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। फलों के संचरण में, रबड़ के स्कंदन में और चमड़ा व्यवसाय में इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल इसको मधुमक्खी के डंक में, लाल चींटी के बर्रे में, बिच्छू से प्राप्त किया जा सकता है। इसको जीवाणुनाशक के रूप में, फलों के संरक्षण में, गैसों के स्कंदन में इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑक्जेलिक अम्ल। इसका सारेल के वृक्ष से प्रयोग निकाला जाता है। मुख्यतः यह प्राप्त किया जा सकता है। इसको हम सोडियम फॉर्मेट के द्वारा भी बनाया जा सकता है। फोटोग्राफी में, कपड़ों की छपाई, रंगाई में और चमड़े की विरंजन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग मतलब किससे प्राप्त करते हैं, तो सॉरेल की वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। इसको सोडियम का फॉर्मेट से प्राप्त करते हैं। फोटोग्राफी में, कपड़ों की छपाई में, रंगाई में और चमड़े की विरंजन में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है बेंजोइक अम्ल। घास, पत्ते और मूत्र से प्राप्त किया जाता है प्राकृतिक रूप से। बेंजाइल क्लोराइड से इसको लैब में बनाया जाता है। दवा और खाद्य पदार्थों के संरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। बेंजोइक अम्ल यह मुख्यतः घास, पत्ते और मूत्र में होता है। इसको बेंजोइल क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है और जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके संरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है साइट्रिक अम्ल। खट्टे फलों में होता है। कच्ची शर्करा के किण्वन में इसका प्रयोग किया जाता है, उससे प्राप्त किया जा सकता है। इसका प्रयोग हम धातुओं को साफ करने में, खाद्य पदार्थ एवं दवाओं के बनाने में और कपड़ा उद्योग में इसका प्रयोग करते हैं। तो साइट्रिक अम्ल का प्रयोग खट्टे पदार्थों में होता है। इसको लैब में कच्ची शर्करा के किण्वन से प्राप्त किया जा सकता है। धातुओं को साफ करने में, खाद्य पदार्थों में, दवाओं के बनाने में एवं कपड़ा उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। साधारणतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं, लेकिन द्रव नाइट्रोजन, जल, द्रव हीलियम, पेट्रोलियम में से ऐसे कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ता है, तो द्रव हीलियम हो जाएगी। देखो साधारणतः द्रव क्या होते हैं, ऊपर तल से नीचे की ओर जाते हैं, लेकिन जो द्रव हीलियम होता है यह ग्लास में रखने पर नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता है। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। तो जितनी भी अक्रिय गैसें होती हैं उनका पूरा अष्टक पूर्ण होता है, बाहरी अष्टक पूर्ण होता है, क्योंकि 8 उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हीलियम को छोड़कर, हीलियम में नहीं होते हैं। गहरी समुद्र गोताखोर के श्वास के लिए या श्वसन के लिए ऑक्सीजन के
तनुकरण के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम का प्रयोग किया जाता है। जो गहरे समुद्री गोताखोर होते हैं उनके श्वसन के लिए ऑक्सीजन के साथ उसमें क्या मिलाया जाता है? हीलियम का प्रयोग किया जाता है। गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि जो हीलियम गैस होती है वह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बना, जबकि हाइड्रोजन बना लेगी। तो हीलियम को क्यों गुब्बारों में वरीयता दी जाती है? क्योंकि यह हीलियम वायु के साथ विस्फोटक पदार्थ नहीं बनाती। प्रकाशीय सजावट और विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी नियॉन। तो प्रकाशीय सजावट के लिए और विज्ञापन के लिए विसर्जित नलिकाएं होती हैं, उन्हें प्रयुक्त होने वाली जो गैस होती है वह होती है नियॉन। एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उससे किससे भरा जाता है? तो आर्गन से भरा जाता है। जो आर्गन गैस होती है उससे भरा जाता है। तो यदि बल्ब की हमें सेल्फ लाइफ बढ़ानी है तो हम क्या आर्गन गैस उसमें भर देंगे। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी हो जाएगी? आर्गन, इसलिए उसको हर बल्ब में भर दिया जाता है। वायु में कौन कौन सी नोबल गैस नहीं पाई जाती, मतलब कौन सी ऐसी गैस है जो नहीं पाई जाएगी? तो रेडॉन। डॉन है भैया, ऐसे यहाँ वहाँ थोड़ा घूमते मिल जाएगा। तो रेडॉन गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती। कौन सी अक्रिय गैस है जो कि यौगिक बना सकती है? तो ये हो जाएगी जीनॉन। जीने नहीं देगी भैया, तो यौगिक कौन बना सकती है? जीनॉन बना सकती है। हीलियम की खोज किसने की थी? तो लोकेयर के द्वारा की गई थी। लोकेयर है इसलिए बेचारा हील नहीं हो पा रहा। तो हीलियम की खोज लोकेयर के द्वारा की गई थी। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त तो उत्कृष्ट गैस कौन सी हो जाएगी? रेडॉन हो जाएगी। कैंसर का उपचार करना है डॉन को बता दो, रेडॉन। हरित ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में किन देश का सबसे ज़्यादा योगदान है? तो वो हमेशा से संयुक्त राज्य अमेरिका का ही है। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ उपस्थित है? तो यह स्ट्रेटोस्फीयर में उपस्थित है। जो ओजोन परत है उसका अलग ही स्टेटस है, स्ट्रेटोस्फीयर में रहती है वायुमंडल के। नेक्स्ट आती है भारी जल की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये हैं H.C. यूरे के द्वारा। H.C. यूरे के द्वारा भारी जल की या भारी पानी की खोज की गई थी। किसको स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? तो ये है जिनॉन। बहुत सारे यौगिक बनाती है इसलिए स्ट्रेंजर है ना, तो स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानी जाती है जिनॉन को। कठोर जल में से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जल का मृदुकरण कहा जाता है। तो कठोर जल है, जो ठोस जल है, उसमें से कैल्शियम और मैग्नीशियम को अलग करना, निकालने की प्रक्रिया को कहा जाता है? जल का मृदुकरण कहा जाता है। तापीय विद्युत केंद्रों का मुख्य गैसीय प्रदूषक क्या होता है? SO2 होता है। जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर वाले विद्युत होते हैं या तापीय विद्युत केंद्र होते हैं वहाँ पर SO2 मुख्य गैस ये प्रदूषण है। विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहा जाता है? अपशिष्ट क्लोरीन कहा जाता है। विसंक्रमण के बाद जल में उपस्थित जो क्लोरीन होती है उसकी मात्रा को कहा जाता है अवशिष्ट क्लोरीन। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। सिगरेट का धुआं है, इसमें मुख्य प्रदूषक क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। सिगरेट में कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन पाया जाता है धुएं में। जल का शुद्धतम रूप क्या होता है? अशुद्ध जल। जल का शुद्धतम रूप क्या है? अशुद्ध जल है। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? तो अपचयन। जो वनस्पति घी है उसके औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? तो अपचयन विधि का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती है? क्योंकि यह सबसे हल्की गैस होती है। तो वायुमंडल में हाइड्रोजन नहीं पाई जाती क्योंकि यह हल्की गैस हो जाती है, उड़ जाती है बेचारी। यदि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वर्तमान से कम हो जाएगा। यदि पूरे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो भूपटल में तापमान वो वर्तमान से कम हो जाएगा। अधातु के ऑक्साइड प्रायः किस प्रकृति के बने होते हैं? क्षारीय के बने होते हैं। तो जो अधातु होती हैं उनके ऑक्साइड मुख्यतः बने होते हैं क्षारीय के, उनकी प्रकृति होती है क्षारीय। हीरे का कैरेट किसके बराबर होता है? तो 200 mg के बराबर होता है। जो हीरे का कैरेट होता है 200 mg के बराबर होता है। फॉस्फोरस प्रचुरता में किससे में पाया जाता है? तो प्रोटीन में पाया जाता है। फॉस्फोरस प्रचुरता में किस में पाया जाता है? प्रोटीन में पाया जाता है। फॉस्फोरस प्रचुरता में पाया जाता है प्रोटीन में। स्फटिक, ये जो क्वार्ट्ज होता है इस किसका क्रिस्टलीय रूप होता है? तो सिलिका का। तो जो स्फटिक या क्वार्ट्ज होता है
किसका क्रिस्टलीय रूप है? सिलिका का। कौन सा तत्व है जो कि उर्वरक में नहीं पाया जाता? कभी भी क्लोरीन नहीं पाई जाती, तो क्लोरीन किसी भी उर्वरक में नहीं पाई जाती। आधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं, किंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों है? क्योंकि इसमें शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं, जबकि जो ग्रेफाइट है वह विद्युत की सुचालक है, क्योंकि इसमें शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हीरा एवं ग्रेफाइट एक दूसरे के क्या होते हैं? तो अपर रूप हैं। हीरा ग्रेफाइट एक दूसरे के अपर रूप हैं। एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? अपर रूप कहा जाता है। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूप में पाया जाता है, अपर रूप है। तो एक ही तत्व है या एक ही गुण है जिसके कारण बहुत सारे तत्व के रूप बन गए, तो उसे कहा जाएगा अपर रूपता। हीरा एवं ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? तो कार्बन के हैं। अब आते हैं कुछ तत्व और उनके अपर रूप देखते हैं। पहले आता है तत्व और उनके अपर रूप। पहले आता है कार्बन। इससे बना है हीरा, ग्रेफाइट, कोल और कोलतार। हीरा, ग्रेफाइट, कोलतार। फिर आता है सल्फर। सल्फर रोम्बिक, मोनोक्लाइनिक, एमॉर्फस, कोलाइडी एवं प्लास्टिक सल्फर। तो सल्फर के अपर रूप कौन कौन से हो जाएंगे? रोम्बिक, मोनोक्लाइनिक, एमॉर्फस, कोलाइडी और प्लास्टिक सल्फर। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अपर रूप हो जाएंगे ऑक्सीजन और ओजोन। ऑक्सीजन के अपर रूप हैं ऑक्सीजन और ओजोन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के अपर रूप है नाइट्रोजन एवं बी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एवं बी नाइट्रोजन इसके अपर रूप हो जाएंगे। फॉस्फोरस, पीला फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस, काला फॉस्फोरस, स्कारलेट फॉस्फोरस और बैंगनी फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के अपर रूप कौन कौन से हो जाएंगे? पीला फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस, काला फॉस्फोरस, स्कारलेट फॉस्फोरस और बैंगनी फॉस्फोरस। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो यह इलेक्ट्रॉन की गति को कम कर देता है। इलेक्ट्रॉन की न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। इलेक्ट्रॉन की गति करके क्या? न्यूट्रॉन नाभिक में जो होता है न्यूट्रॉन की गति को कम कर देता है। तो एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O होता है। भारी जल का सूत्र होता है D2O। भारी जल का अणुभार क्या होता है? 20। तो भारी जल है उसका अणुभार क्या होता है? 20 होता है। भारी जल क्या होता है? तो इसमें हाइड्रोजन का स्थान इसका समस्थानिक ले लेता है। तो जो भारी जल है इसमें हाइड्रोजन का स्थान इसका समस्थानिक ले लेता है। भारी जल क्या है? तो यह एक प्रकार का मंदक है। भारी जल क्या है? एक प्रकार का मंदक है। बालों की ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। जो बाल हैं उनकी ब्लीचिंग करनी है तो किसका प्रयोग किया जाएगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग किया जाएगा। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग किया जाएगा। तो जो पहले की बहुत सारी पेंटिंग वगैरह होती हैं उनको और अच्छे से दिखाने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कार्बन क्या होता है? तो कार्बन एक धातु है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? कार्बन है। मतलब कोई भी जैव यौगिक है उसमें मुख्यतः क्या पाया जाएगा? कार्बन होगा। कार्बन परमाणु में क्या होते हैं? तो 6E, 6P और 6N, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व के द्वारा बनाया जाता है? तो कार्बन बनाता है। यदि हाइड्रोजन है तो कार्बन यौगिक बनाएगा उसके साथ। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो आसवन या रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा। आरओ है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए हमें आसवन विधि का प्रयोग या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस प्रयोग करना पड़ेगा। समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक लवण युक्त होता है क्योंकि नदियाँ इसके साथ लवण बहा कर लाती हैं। जो समुद्र का जल होता है वर्षा के जल से अधिक लवण युक्त होता है क्योंकि नदियाँ अपने साथ लवण बहा कर लाती हैं। जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के कारण। जो जल है उसकी अस्थायी कठोरता होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के कारण। जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट। जल की स्थायी कठोरता का क्या कारण है? कैल्शियम और
मैग्नीशियम की क्लोराइड एवं सल्फेट। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? 1:8 होता है। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? 1:8। 10 मूल जल का द्रव्यमान क्या होता है? 180 ग्राम। 10 मूल जल का द्रव्यमान होता है 180 ग्राम। जल का या पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का अधिकतम घनत्व कब होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। हाइड्रोजन सल्फाइड एवं हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? तो हाइड्रोजन आवर्धन के कारण। तो हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? हाइड्रोजन आवर्धन के कारण। विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? तो 71% भूभाग पर जल है। पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्वथनांक बढ़ जाएगा और हिमांक घट जाएगा। पानी में नमक मिलाने पर हिमांक घट जाता है और क्वथनांक बढ़ जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणुनाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट के कारण। जो गांव के जल होते हैं उनको कीटाणुनाशन करना है, पोटेशियम परमैंगनेट मिला दो। पोटेशियम परमैंगनेट का जल में किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो कीटाणु रहित बनाने के लिए। कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था क्या है? तो पीट। जो ये कोयला बन रहा है तो सबसे पहले पीट बनेगा। सामान्य किस्म का कोयला किसे कहा जाता है? तो बिटुमिनस कहा जाता है। सामान्य किस्म का होता है। उच्च कोटि का कोयला हो जाएगा एंथ्रेसाइट। विश्व में खनन किया जाने वाला अधिकांश कोयला कौन सा हो जाएगा? बिटुमिनस हो जाएगा। इसलिए सामान्य कोयला है बिटुमिनस। सबसे अच्छा एंथ्रेसाइट और सबसे पहले प्रारंभिक अवस्था पीट। कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड वायु को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करती है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित कार्बन कारक गैस मुख्यतः कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। नीली ज्वाला के साथ जलने वाली कौन सी गैस है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन से तत्व सर्वाधिक संकलन गुण दिखाई देता है? तो कार्बन सबसे ज़्यादा श्रृंखलाएं बनाता है। तो ऐसा कौन सा तत्व है? कार्बन है, जो कि बहुत सारी श्रृंखलाएं बनाता है या श्रृंखला का गुण पाया जाता है। हीरे का जवाहरात के रूप में प्रयोग उसके किस गुण के कारण किया जाता है? तो उसके अपवर्तनांक के कारण। जो हीरा है हम उसको हीरे को जवाहरात में क्यों लगाते हैं? क्योंकि वह उसका अपवर्तनांक है, इसलिए अच्छा है। उसके अपवर्तनांक गुण के कारण। किसको कार्बोरेंडम के नाम से जाना जाता है? तो SiC। किसको कार्बोरेंडम के नाम से जाना जाता है? तो SiC को कार्बोरेंडम के नाम से जाना जाता है। कोयले में किस एक प्रकार में शेष प्रकारों की अपेक्षा कार्बन का प्रतिशत अंश अधिक कार्बन का होता है? तो एंथ्रेसाइट। तो कोयले के किस प्रकार में शेष प्रकारों की अपेक्षा कार्बन का प्रतिशत अंश अधिक होगा? तो हो जाएगा एंथ्रेसाइट का। किसको भूरा कोयला कहा जाता है? तो ये हो जाएगा लिग्नाइट का, हो जाएगा लिग्नाइट। मुलायम कोयले के नाम से जाना जाता है बिटुमिनस, जो कि सामान्य कोयला है, मुलायम भी होता है। बिटुमिनस कोयला सबसे ज़्यादा पाया भी जाता है, इसका ही खनन किया जाता है बिटुमिनस का सबसे ज़्यादा। फिर आता है कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो हाइड्रोजन। यदि हाइड्रोजन का टेम्परेचर कम किया जाएगा तो ये द्रव में बदल जाएगी। हाइड्रोजन को न्यूनतम तापमान पर रखने पर द्रव में बदल जाती है। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग क्यों किया जाता है? विभेदक के रूप में। जो ग्रेफाइट होता है वह नाभिकीय रिएक्टर में विभेदक के रूप में कार्य करता है। जब शुष्क KNO3 में सांद्र H2SO4 मिलाया जाता है तो भूरा धुआं निकलता है। यह धुआं किसका होता है? तो NO2 का होता है। किसका होता है? NO2 का होता है। जब शुष्क KNO3 में सांद्र H2SO4 मिलाया जाता है तो भूरा धुआं निकलता है और यह धुआं NO2 का बना होता है। शुष्क शैल को धनात्मक क्षण क्यों होती है? ग्रेफाइट के। किसकी होती है? तो जो शुष्क सेल होते हैं विभेदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है और यह धनात्मक क्षण होती है ग्रेफाइट की। विभेदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में और शुष्क शैल में धनात्मक क्षण के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है।
भारी मशीनों में जो स्नेहक लुब्रिकेंट होते हैं इसके रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट। जो भारी मशीन होती है इसमें लुब्रिकेंट के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में किस मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट को, तो नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। पेंसिल में प्रयुक्त काला शीशा क्या होता है ग्रेफाइट होता है। जो ब्लैक लेड होती है वह है ग्रेफाइट। पेंसिल में प्रयुक्त काला शीशा क्या है ग्रेफाइट है। वातावरण की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो 0.03%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03%। कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी गैस है जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में कौन सी गैस कम होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। यदि प्रकाश संश्लेषण अच्छे से चलता रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वह कम होती रहेगी। रात को पेड़ों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती, क्योंकि रात में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन करते हैं। तो रात में पेड़ों के नीचे की सोने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि रात में कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ों के द्वारा मोचन की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में अभिक्रिया करके क्या बनाती है, तो कार्बनिक अम्ल बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, कार्बनिक अम्ल बनाती है। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो चूने का पानी है उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाएगा, फ्लिंट कांच का। फ्लैट नहीं है, फ्लिंट है। तो कांच के निर्माण में जो बल्ब होते हैं ना, इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, उनको बनाने के लिए फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुआयतन पाया जाता है, हीलियम। तो सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा हीलियम तत्व ज़्यादा पाया जाता है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहा जाता है, टाइटियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टाइटियम। जो हाइड्रोजन है उसके रेडियो सक्रिय समस्थानिक को टाइटियम कहा जाता है। फिर आता है सुपर फास्फोरस उर्वरक क्या है, तो सुपर फास्फोरस उर्वरक को पढ़ते हैं। हरे पौधों को स्वस्थ रहने के लिए फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है। स्वस्थ रहना है फास्फोरस की आवश्यकता होगी। पौधे फास्फोरस की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं कर पाते। यदि फास्फोरस नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अच्छे से नहीं होगी। इसकी कमी से पहले पत्ते रंगहीन हो जाते हैं, मतलब पीले पड़ जाएंगे। यदि फास्फोरस पर्याप्त ना हो तो अंततः पौधे मर जाएंगे। यदि फास्फोरस नहीं है तो पहले पीले पड़ेंगे फिर मर जाएंगे। फसल की पैदावार भी मृदा में फास्फोरस की उपलब्धता पर निर्भर करती है। अच्छी पैदावार चाहिए तो फास्फोरस भी अच्छा चाहिए। पौधे केवल फास्फोरस में घुलनशील यौगिकों को उपयोग कर सकते हैं। तो जो हमारे पौधे होते हैं जो फास्फोरस के घुलनशील यौगिक होते हैं उनको ही प्रयोग कर सकते हैं। ये नहीं कि फास्फोरस जाके खिला दो तो खा लेंगे, नहीं, उनके घुलनशील यौगिक होने चाहिए। अतः उर्वरक उद्योग इन उर्वरकों को बनाने में लगे रहते हैं जिनमें फॉस्फेट आयन होते हैं। फॉस्फेट उर्वरक फॉस्फेट चट्टान से बनते हैं। जो फॉस्फेट उर्वरक होते हैं फॉस्फेट चट्टान से बनते हैं। इसमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ऐसी चट्टान जिनमें कैल्शियम फॉस्फेट होगा उनसे ये उर्वरक बन जाएंगे। कैल्शियम फॉस्फेट की सल्फ्यूरिक अम्ल की उच्च मात्रा के साथ अभिक्रिया से सुपर फॉस्फेट बनता है। तो जो कैल्शियम फॉस्फेट है इसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उचित मात्रा में अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें सुपर फॉस्फेट प्राप्त होता है। इसका उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग किस में किया जाता है, उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कुछ आधात्विक खनिज और उनका प्रयोग बताइए। तो जो कुछ आधात्विक खनिज हैं उनके प्रयोग से पहले आते हैं खनिज, फिर उनकी उपयोग। क्वार्ट्ज का प्रयोग कांच में, रेगमाल में, टेलीफोन में, रेडियो घड़ी आदि बनाने में किया जाता है। क्वार्ट्ज का प्रयोग कांच, रेगमाल, टेलीफोन, रेडियो घड़ी आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट आता है फेल्सपार। चाइना डिश में पोर्सिलेन के निर्माण में किया जाता है। जो फेल्सपार होता है इसका प्रयोग हम चाइना डिश में और पोर्सिलेन के निर्माण में करते हैं। अभ्रक यह जो विद्युत स्त्री होती है उसके लिए करते हैं। विद्युत मोटर में, विद्युत टोस्टर आदि विद्युत जो
संधारित होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं, उनके रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अभ्रक का प्रयोग हम विद्युत रोधी के लिए करते हैं। तो मुख्यतः जो विद्युत इस्त्री होती हैं, विद्युत मोटर होती हैं, विद्युत टोस्टर होते हैं, उनके विद्युत संधारित्रों में विद्युत रोधी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। फिर आता है सेंधा नमक। खाने में साधारण नमक के रूप में प्रयोग करते हैं। खाद्य परिरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। रसायन उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में भी हम सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं। तो सेंधा नमक भोजन में साधारण नमक के रूप में, खाद्य परिरक्षण के लिए, रसायन उद्योग में कच्चे माल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जिप्सम, यह सीमेंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। जिप्सम का प्रयोग हम सीमेंट एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में प्रयोग करते हैं। सेल खड़ी टैल्कम पाउडर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। सेल खड़ी का प्रयोग टैल्कम पाउडर बनाने में किया जाता है। और पिंच ब्लेड का प्रयोग हम नाभिकीय ईंधन का विरंचन कम करने के लिए किया जाता है। तो पिच ब्लेड का प्रयोग हम नाभिकीय ईंधन में विरंचन को कम करने में करते हैं। मोनोजाइट, यह ब्रीडर रिएक्टर के लिए नाभिकीय ईंधन होते हैं। तो मोनोजाइट क्या होते हैं? जो ब्रीडर रिएक्टर हैं उनके लिए नाभिकीय ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।